तो हेलो ज़ेनेथियंस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज योर टीचर प्रांजल डबराल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट यूजी 2026 के सॉल्यूशंस, पर्टिकुलरली इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। लेवल फिजिक्स की बात की जाए इस बार तो इजी टू मॉडरेट रहा है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your NEET friends or JEE friends or those who are giving competitive exams so that we can keep on with this educational stuff going on. So let's start. First question आया था, वेरिएशन पूछा था वेलोसिटी का विद टाइम t ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक टू द ग्राउंड। हमें पता है कि बॉल जब ऊपर जाती है और नीचे आती है तो बेसिक 2D काइनेमेटिक्स का केस लगता है और कॉन्सेप्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लगता है क्योंकि ऐसी कोई और कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की गई है। और a इज इक्वल टू माइनस जी एंड प्लस जी वो एक लीनियर स्लोप बनाते हैं ग्राफ अगर देखा जाए, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें पता है एक्सेलरेशन देता है। रिजल्ट यही रहा इस क्वेश्चन में कि जो स्ट्रेट लाइन थी वो पॉजिटिव स्टार्ट हुई, जीरो क्रॉस करी और नेगेटिव हो गई। ये चीज हमें एक ही ग्राफ में दिखती है जो है सी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मेटल दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है मेटल का 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या which of the following wavelengths of incident radiation does not give rise to the photoelectric effect? ओके, हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो। इसने पूछा है कब नहीं होगा, तो जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। ऑल राइट, लैम्डा नॉट हमने कैलकुलेट करा एच सी बाई 5 से, जो कि निकल के आया 187.8 नैनोमीटर, जिसमें हमने अप्रोक्स कर दिया बाद में 200 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन से मैच करे ताकि, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया था। पावर ऑफ अ क्रेन पूछी है विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 20 meters in 10 seconds। तो सब कुछ तो गिवन है, हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाया, पावर ऑफ अ क्रेन का कॉन्सेप्ट लगाया, P इज इक्वल टू एम जी एच बाई टी, वैल्यूज डाली, 19.6 किलोवाट, आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। प्रिटी इजी। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, E इज इक्वल टू एच न्यू। यार देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन का कॉन्सेप्ट है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस साफ साफ भाई चैप्टर का ही नाम है, वेव नेचर ऑफ लाइट। उसी में तो हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई टी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये तो 11th के फंडामेंटल्स हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अगर आप कॉम्पटन इफेक्ट में कंफ्यूज्ड हैं भी तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से देख सकते हैं कि जब ए बी और सी आपको पता है तो डी ऑप्शन क्या होगा। ऑफ कोर्स जो ऑप्शन बच रहा है इधर वो, तो खैर। मैग्नीट्यूड, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछी है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg when two mutually perpendicular forces of 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही पूछी है बेसिकली हमसे। नेट फोर्स कैलकुलेट करा हमने वेक्टर्स की लॉज लगा के, एक्सेलरेशन वेक्टर का यूज करके। थोड़ा सा यहाँ ऑफ चला गया, ओके नो प्रॉब्लम। यस, रिजल्टेंट निकाला हमने जो कि 10 न्यूटन आया था। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर दी सिंपल एम बाय एफ बाय ए, एफ बाय एम वाले फॉर्मूला से, जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आई थी। एंगल सिमिलरली हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि 3/4 आएगा, tan इनवर्स 3/4। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर tan इनवर्स 3/4 with a force of 8 newtons. That is the answer. The sum of kinetic energy and potential energy of a simple सॉरी दोस्तों, इधर कुछ गलती हुई है। इधर ये फोर्स 8 न्यूटन नहीं, नेट फोर्स 10 न्यूटन होना चाहिए था। ऑल राइट। The sum of kinetic energy and potential energy of a simple pendulum bob is 0.02 joules. The speed of the simple pendulum bob at equilibrium position. ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट लगा था। इक्विलिब्रियम पे टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है। इसने यहाँ सम शब्द बोल के और पोटेंशियल एनर्जी लगा के सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, तो आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। खाली काइनेटिक एनर्जी लेनी है हमें इस केस में, ठीक है। तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाया, वैल्यूज डाली, आंसर आ गया 1.41 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन। बॉक्स
7 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 केजी का बॉक्स है, स्टेशनरी ट्रॉली में रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.12, और हमसे पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो ट्रॉली मूव करी जा सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। कुछ नहीं करना था, सिंपल कंडीशन थी, ए मैक्स की म्यू एच जी के बराबर होती है। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन होती है तो वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू ग्रेविटी जी 9.8 जो की होती है हमारी, या फिर हमने इधर 10 यूज करी है, उसको इक्वेट करते हैं तो हमारा ए मैक्स आ जाता है म्यू एस इंटू जी 0.12 इंटू 10 1.2 आ गया। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक्चुअली हम देख सकते हैं पिछले कई क्वेश्चंस के साथ ही कि इस पेपर में ना बस बच्चे को पढ़ाने पे बहुत ज्यादा, रीड करने पे बहुत ज्यादा फोकस कराया गया है कि वो बस इस पूरे पैराग्राफ को रीड करे एक बार, जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और फिर कि आप का एक तरीके से ये भी टेस्ट करा जा रहा है कि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन कितनी निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो ये भी है, क्योंकि देखिए आप, यहाँ हमारा बॉक्स ये 15 केजी कहीं काम नहीं आया क्योंकि ए मैक्स की कंडीशन लगनी थी। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल पूछा था, पोटेंशियल कहीं काम नहीं आया। तो ऐसी आपको ना सही सही चीजें छाटना आना चाहिए क्वेश्चन से, दैट इज द पॉइंट। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट बोला गया है, यूनिटी ले लो, एंड द टाइम टेकन टू रीच द अर्थ इज 6 मिनट 40 सेकेंड, कन्वर्ट कर लो सेकेंड में जो कि 400 सेकेंड आएगा। और सिंपली डिस्टेंस पूछा गया, भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, s इज इक्वल टू वी इंटू टी, लगाओ 400 यूनिट्स, आ जाएगा आंसर बहुत आराम से। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन था, डायोड डी के अक्रॉस हमसे पूछा था कि आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी। तो लॉजिक सिंपल लगना था, वी डायोड जीरो होगा जब वो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, वेलोसिटी, ओ सॉरी 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 आई मीन वोल्टेज, वोल्टेज इन द डायोड विल बी जीरो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, एंड वोल्टेज ऑफ डायोड इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। बट हमको मतलब पड़ता है ग्राफ से, तो ग्राफ जो होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल्स का ग्राफ होगा, जो कि हमें 3 में दिया गया है। 1 तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज अ प्रीटी डाउटफुल क्वेश्चन बिकॉज ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लग सकता है, तो मैं इसको ना डाउट की कैटेगरी में रखूंगा। इसको हम आगे क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। A submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atmosphere. Absolute pressure से सर हमें पता चल रहा है absolute pressure पढ़ते ही कि फॉर्मूला लगना है absolute pressure का, रो पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सब कुछ तो दे ही रखा है, डेंसिटी दे रखी है, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर का पैस्कल में कन्वर्जन दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, इसी को हमने लगाना है यहाँ पे। और एच जो हमारा अननोन वेरिएबल है वो निकल आएगा 990 मीटर्स। तो कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं थी, क्योंकि सब कुछ यार आप देख सकते हो, जीरो है, जीरो जीरो जीरो, हर जगह जीरो ही आ रहा है बेसिकली, तो सब कुछ कट कुटा के 990 मीटर आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट 100 वाट। रेट शब्द आ गया है, अब थोड़ा अगर हम देखें तो हमें बहुत ज्यादा सोचने वाली या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव तरीके से सोचने वाली कोई चीज ही नहीं है इधर, क्योंकि हमने ना फर्स्ट लॉ लगानी है सीधा सीधा। फर्स्ट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म होती है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी, सिंपल। और इधर हमें कुछ नहीं करना, ये सब तो गिवन ही है, सब कुछ गिवन ही है हमें। डी क्यू बाई डी टी हमें दे रखा है, डी यू बाई डी टी नहीं दे रखा था हमें क्योंकि इंटरनल एनर्जी का रेट हमसे पूछा गया था। डी डब्ल्यू बाई डी टी हमें 75 यहाँ दे ही रखा था, सब कुछ यहाँ लगाना था, 25 वॉट आंसर आ जाएगा, 25 वॉट्स, इसमें कुछ था ही नहीं। 12th क्वेश्चन है कि 100 टन क्लोजली वूंड, 1 सेकेंड, इट गॉट स्ट्राइक, मैंने इसी को कर दिया काम की चीज को। ओके, 100 टन क्लोजली वोल्ड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमको। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा भी, तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो पाई की वैल्यू ही है, तो कैलकुलेटिव तो होने ही नहीं वाला है ना। तो हमसे पूछा गया करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, दो चीजें पूछ ली। करंट का तो कुछ नहीं करना यार, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, आई आपका अप्रोक्स 2.5 एम्पियर्स आ जाएगा, और एम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए एन आई ए लगा दीजिए डायरेक्ट,
तो वो 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर थर्ड। 13 क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट विद अ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3 इसके यूनिट्स। तो इंटेंसिटी विद द पाथ डिफरेंस, इसमें कुछ एक दिक्कत है, इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक आई है। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 था जो हमसे पूछा गया था, और इनिशियल पार्ट डिफरेंस जो था वो लैम्डा था। सपोज ऐसे ही होना चाहिए, तो होता नहीं, तो जीरो हो जाता लैम्डा बाय 2 के। स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू जो आपका पार्ट डिफरेंस दे रखा होता है वो, तो उससे वो फेज डिफरेंस जो था वो एंगल 120 डिग्रीज निकल के आ गया था। कैलकुलेशन में मैंने इसी फॉर्मूला में ये वैल्यूज डाली, तो हमें आई मैक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री आ गया था। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 होती है, तो कॉस स्क्वायर 60 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाय 4 हमारा आंसर हो गया था। आई जो थी वो कुछ नहीं थी, वो वेवलेंथ थी जो वो, सॉरी वो इंटेंसिटी थी जो हमसे पूछी थी, जो कि या जो कि पूछी गई थी। एंड आई एम जो थी वो के थी, के यूनिट्स में गिवन थी, तो वो कुछ नहीं हुआ। आई एम की जगह के लिख दो, के/4 कर दीजिए उसको, आंसर थी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 14 क्वेश्चन देख लीजिए। करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो इज, सारे डायोड्स हमें आइडियल और आइडेंटिकल दे रखे हैं, तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन फिर से हमें लगानी नहीं है। सिंपल लॉजिक लगना है, इस पूरे को देख के ना कंफ्यूज नहीं होना, अपने को पूरे को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं लग रहा है इसमें। सिंपल लॉजिक है कि 2 और 4 तो भाई ओपन है क्योंकि रिवर्स बायस्ड है ना। सिंपल, ब्रांचेस 2 और 4 तो रिवर्स बायस्ड है, ये और ये, तो इनमें तो आप कुछ लीजिए ही मत। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 ओम एंड 2 ओम की इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेनी है हमें। 1 सेकेंड, ओ यस यस यस, आई एम सॉरी, रिवर्स बायस्ड में जो यस यस यस, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, रिवर्स बायस्ड दे रखा है हमें, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। यहाँ और यहाँ हमें रेजिस्टेंस नहीं लेनी है, अभी रेजिस्टेंस हमें 2 ओम और 4 ओम ही लेनी है, जो कि पैरेलल में है। पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल दीजिए आप, 4/3 ओम्स आएगी। और करंट हम सिंपल विजिबल टू आई आर से 7.5 एम्पियर निकाल लेंगे, जो कि 15/2 ही होता है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट एमिटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी लगानी थी इसमें, पैरेलल रेस डाइवर्ज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस की, और सिंपल सिंपल उसी से रिजल्ट आना था कि द after the refraction it appears to originate from the focus f1, so appears to diverge from the फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से ही वो डाइवर्ज होगी, ये बात एक ही है। these two results are the same, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 16 पे आते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms given gives full scale deflection for a current of 1 milliampere. It is converted into an ammeter of this range shunt resistance मान लिया। शंट रेजिस्टेंस का सिंपल होता है, कुछ नहीं होता, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और छोटी वैल्यू होती है। फॉर्मूला उसका होता है आई जी इंटू द गैल्वेनोमीटर्स रेजिस्टेंस अपॉन द करंट माइनस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जो कि हमने यहाँ से निकाल ली थी ये फॉर्मूला यूज करके, तो 0.01 ओम्स आ रही थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17 देखते हैं। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन is 10.2 electron volt. The radial distance of the electron from hydrogen nucleus in this case is approximately, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट न्यूक्लियस का फॉर्मूला हमें पता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला सिंपल है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। कैलकुलेशन में n इज इक्वल टू 2 डालना था, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, n इज इक्वल टू 2। फर्स्ट स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कंफ्यूज मत होइएगा, वो ग्राउंड स्टेट होती है जहां हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। कैलकुलेशन करी, 2.11 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया। और मीटर्स में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -10 मीटर्स होता है एक एंगस्ट्रॉम, आप यूनिट्स में याद रखिए इसको। तो थर्ड,
आई मीन ओके, इधर फिर से ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है शायद से। इधर ऊपर इसको -10 कर लीजिए आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ आर। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है ये। वर्क डन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? क्योंकि यार स्टेट फंक्शन की तरह देख लो, इधर से उधर पाथ से मतलब नहीं पड़ता, बस मैं कहाँ से कहाँ ले गया उसको, वही तो मैटर करता है ना। जब मैं इस मास m को यार यहाँ से यहाँ ले जाऊं, है ना, मास m को यहाँ से यहाँ ले जाऊं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, तो क्या मैटर करता है? वर्क डन क्या होता है उस केस में? u जो कि पोजीशन 1 में था माइनस u जो कि पोजीशन 2 में था, राइट? वही तो आपका डेल्टा u होता है, वही हमने यहाँ यूज करा। और जो कि क्या हुआ हमारा GMM/2R, हमको पता है सिंपल फॉर्मूला होता है सीधा सीधा वर्क डन का, और राइट तो वो हाफ एम जी आर आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला भी पता होता ना, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए था। 19 क्वेश्चन देखते हैं। एसी सर्किट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है 1 किलो ओम, कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफराड एंड एन इंडक्टर 1 मिली हेनरी is connected in series. The resonance frequency of the circuit is approximately. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में यार इसका तो कोई काम ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हमें सिर्फ कंडक्टर ओ सॉरी कैपेसिटर और इंडक्टर पे फर्क पड़ता है, इनकी वैल्यूज पे, जो कि हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, 1/2π√LC। सीधे सीधे वैल्यूज डालो, आंसर पाओ 15.9 किलो हर्ट्ज। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। दो अनचार्ज कैपेसिटर्स है, इक्वल कैपेसिटेंस है 200 पिकोफराड की। वन ऑफ देम पिकोफराड मैं बता देता हूँ क्या होता है, 10 की पावर -12 होता है पिकोफराड, 1 पिकोफराड ना। तो वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट सप्लाई एंड देन डिस्कनेक्टेड। ओके, नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर। ऑलराइट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस इज। भैया एक कैपेसिटर है, उस पे हमने क्या करा, उसको हमने चार्ज करा, फिर उसको हटाया, अनचार्ज कैपेसिटर से लगाया, है ना। सिंपल बात है भैया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहीं चेंज नहीं हो रही है ना। C1 C2 है, V2 इज इक्वल टू जीरो। V2 इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या? दूसरा वाला जो है वो अनचार्ज है, सिर्फ पहले वाले की चार्जिंग हुई है खाली, राइट? तो इस केस में पता है एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो 1/4 C² हो जाती है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जब एक अनचार्ज कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते हैं। तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने कि 1/4 इंटू द कैपेसिटेंस इंटू द वोल्टेज का स्क्वायर, तो ये जूल्स में अपनी एनर्जी आ गई 0.5 10⁻⁻⁶। थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ी थी, वो एडजस्ट करना पड़ गया मुझे, बट चलो कोई नहीं। A ray of monochromatic light is passing through an equilateral prism ABC as shown in the figure। ये ABC हमें prism दे रखा है। The refracted ray QR is parallel to its base and the angle of incidence is 50 degrees। Then the angle of deviation निकालना है हमें, right? Angle of deviation निकालना है। देखो ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो इसमें हमें दे रखा है कि रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू इट्स बेस, तो मिनिमम डेविएशन की एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट? खैर, हमने क्या करना है इधर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है फिर। डेल्टा ओ सॉरी डेल्टा मिनिमम, ये एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन ही बोलते हैं, इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। हमको पता है कि डेल्टा प्लस ए होता है हमारा आई प्लस ई, राइट? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। आई इज इक्वल टू होता है, यानी मिनिमम डेविएशन का केस ही लेते हैं हम। डेल्टा इज इक्वल टू 50 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। इमरजेंसी की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस लगाया इधर। 50 प्लस 50 माइनस 60 क्या है यार, 40 डिग्रीज। बेसिक कैलकुलेशन, राइट? ये हो गया अपना 40 डिग्रीज। तो आज की वीडियो मैं चाहूंगा कि मैं यहीं तक रखूं। ये पार्ट 1 हम कंसिडर कर सकते हैं फिजिक्स सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के फिजिक्स के सॉल्यूशंस लाऊंगा। सो इफ यू वांट द नेक्स्ट वीडियो टू कम सून, प्लीज डू कमेंट पार्ट 2 इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस पूरे पेपर का जो पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जल्द से जल्द। तो आप उसके लिए पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा नीचे, पार्ट 2 पीडीएफ, या है ना ऐसी आप कमेंट कर दीजिए, एंड आई विल श्योरली ब्रिंग दैट वीडियो वेरी सून।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।